जी, आज का हमारा टॉपिक होगा क्रोमोसोमल एब्रेशन। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोमल एब्रेशन। ये आप ऐसे करें, फर्स्ट चैप्टर निकाल लेना। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है। अच्छा, इसमें सबसे पहले देखते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन 1 मतलब चेंज इन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी हम इसको भी हम क्रोमोसोमल एब्रेशन का नाम देते हैं। अच्छा, ये चेंजेस होती क्यों है, इसकी काज क्या हो सकती है? काज इसकी बहुत सारी हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक्सरेज हो सकती हैं, एटॉमिक रेडिएशन हो सकती है, या कोई भी केमिकल जो है वो इसकी वजह बन सकता है। ठीक है। और आमतौर पे क्रॉसिंग ओवर के दौरान भी हम आगे जाकर देखेंगे कि ये इस तरह की चेंजेस जो है वो क्रॉसिंग ओवर के दौरान भी हमें देखने को मिलती है। मतलब कोई जरूरी नहीं कि म्यूटाजन हो, आम रूटीन में भी हो जाती हैं ये म्यूटेशन। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी टाइप्स कौन सी है। 4 मेजर टाइप्स हैं इसकी। इसमें सबसे पहले है डिलीशन, उसके बाद डुप्लीकेशन, उसके बाद इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। ये हमने कहा इसकी मेजर 4 टाइप्स है। सबसे पहले डिलीशन को देख लेते हैं। डिलीशन में क्या होता है? लॉस ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, नाम से जाहिर है। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं डिलीशन का। और डिलीशन 2 तरह की हो सकती है। मतलब किसी भी क्रोमोसोम का सेगमेंट जो है, टर्मिनल सेगमेंट, वो क्या हो जाए? लॉस हो जाए। इसको नाम देंगे टर्मिनल डिलीशन का। अच्छा, बाजुकात ये इंटरस्टिशियल डिलीशन भी हो सकती है। मतलब टर्मिनल से नहीं, बल्कि उसके सेंटर में कहीं से भी ये हमने कहा सेगमेंट जो है वो रिमूव हो सकता है। इसको इंटरस्टिशियल डिलीशन का नाम देंगे। चलिए, एक एक जो क्रोमोसोम है उसका हम देखते हैं कि एक सेगमेंट जो हो गया वो तो हमने कहा कि उसका रिमूव हो चुका। लेकिन अब हम ये क्या देखते हैं कि जब इसका होमोलोग पार्ट होगा, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम, उसमें तो डिलीशन नहीं हुई। सिनेप्सिस के दौरान क्या होगा? सिनेप्सिस के दौरान ये होगा कि सिनेप्सिस के दौरान क्या होता है, हम कहते हैं कि क्रोमोसोम क्या करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब उनके लोकस आमने सामने आ जाते हैं। अगर एक होमोलोग का कोई लोकस रिमूव हो चुका है, डिलीट हो चुका है, तो सामने वाला किसके साथ पेयर करेगा? सामने वाला किसी के साथ भी पेयरिंग नहीं करेगा, बल्कि वो क्या बनाएगा? लूप बनाएगा, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है। और अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है? डिलीशन की कोई एग्जांपल आमतौर पे देखने में आई हो, खासतौर पे ह्यूमन में। हम बाकी जानदारों में, प्लांट्स में, एनिमल्स में इतना ज्यादा ना याद रखें तो कम से कम ड्रोसोफिला और ह्यूमन का लाजमी तौर पे याद रखना चाहिए। ये क्राई डू चैट सिंड्रोम, ये लास्ट टाइम भी पूछा हुआ था। क्वेश्चन क्या था कि क्राई डू चैट सिंड्रोम कौन से क्रोमोसोम में डिलीशन की वजह से देखने में आती है? तो ये डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम 5, मतलब उसका जो क्रोमोसोम नंबर 5 है, उसी का कोई पार्ट जो है वो डिलीट होने से हमने कहा कि ये सिंड्रोम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें याद रखने वाला है, क्राई डू चैट सिंड्रोम का। उसके बाद मैं आना चाहूंगा डुप्लीकेशन की तरफ। ये भी नाम से जाहिर है कि कोई भी पार्ट, कोई भी सेगमेंट, वो अगर हमें रिपीट होता हुआ दिखाई दे तो इसको हम नाम देते हैं डुप्लीकेशन का। अब डुप्लीकेशन 2 तरह की हो सकती है, बल्कि 3 तरह की हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे टाइप्स में बताया हुआ है। टेंडम डुप्लीकेशन। अच्छा, इसमें वो कहते हैं कि जो सीक्वेंस होता है टेंडम डुप्लीकेशन में, जब भी कोई सेगमेंट डुप्लीकेट करता है उसका सीक्वेंस चेंज नहीं होता, सीक्वेंस सेम होता है। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं टेंडम डुप्लीकेशन का। अगर यहाँ पर कहीं पर एग्जांपल दी हुई होती, एग्जांपल में यही है कि सपोज जैसे कि आप देख रहे हैं सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, एक क्रोमोसोम में देख रहे हैं। तो अगर इसी सीक्वेंस में सीक्वेंस चेंज ना हो, कोई उसका सेगमेंट जो है वो डुप्लीकेट करे, तो इसको हम नाम देते हैं टेंडम डुप्लीकेशन का। जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे से एग्जांपल में बताया हुआ है, ड्रॉट किया हुआ है
ABC DEF फिर DEF GH, सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ, इसको हम नाम देते हैं टेंडम डुप्लीकेशन का। अच्छा, बाजू का क्या हो सकती है, हम कहते हैं डुप्लीकेशन रिवर्स भी हो सकती है, रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। उसमें आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे कि ABC DEF फिर DEF की बजाय FED GH, इसको हम नाम देते हैं रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। यहाँ पर कोई ऐसी एग्जांपल जिसे कहते हैं ना ह्यूमन में देखने को नहीं मिल रही, लिहाजा हम जस्ट इसकी जो टाइप्स है उसको याद रख लेंगे। इसके बाद है डिस्प्लेस डुप्लीकेशन। इसमें क्या होता है कि हम कहते हैं कि उसकी पोजीशन ही क्या होती है, वो चेंज हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, इसको हम नाम देते हैं डिस्प्लेस डुप्लीकेशन का। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे जाइएगा, इसकी फर्दर टाइप्स है, हेट्रो ब्रांकियल है, ठीक है, या होमो ब्रांकियल है, इतनी ज्यादा डिटेल में ना जाएं, बस इन्हीं 3 जो टाइप्स है इनका आप नाम याद रख लें। नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है, यहाँ पर वैसे बताया, होमो ब्रांकियल बताई हुई है, हेट्रो ब्रांकियल भी बताई हुई है, और अगर आप उसकी 3 टाइप्स ही देख लें यही आपके लिए बहुत है। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज डुप्लीकेशन। एग्जाम्पल बहुत सारी सी टाइप्स बहुत सारी दी हुई है, अब ये 3 मेजर जो टाइप्स है वही याद कर लें, क्योंकि डाटा ऑलरेडी आपके माइंड में बहुत सारा होगा, और ये चीजें सच्ची बात है मैं खुद भी नहीं तैयार करता था इतनी ज्यादा, जो 2-3 मेन है उसी को हम तैयार कर लेते थे। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास डुप्लीकेशन के बाद इसमें एग्जांपल दी हुई है बार आई इन ड्रोसोफिला। मैंने कहा ड्रोसोफिला की एग्जांपल जो है या ह्यूमन की कहीं पर आती है या प्लांट में भी कुछ आएंगी, वो आपको बताएंगे कि वो आपने क्या करनी होती है, याद रखनी होती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है इन्वर्जन। जी नेक्स्ट स्लाइड पे इन्वर्जन पे जाएं। ठीक है, इन्वर्जन इन्वर्जन में क्या होता है, हम कहते हैं रोटेशन ऑफ ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब अगर एक किसी क्रोमोसोम से एक सेगमेंट जो है वो रिमूव होता है, रिमूव होने के बाद हमने कहा वो क्या करता है, 180 डिग्री पे अपने एक्सिस पे रोटेट होके दोबारा अटैच हो जाता है, इसको हम नाम देते हैं इन्वर्जन का। ठीक है, वन यहाँ पर आप इतना याद रख ले कि 180 डिग्री पे इसमें रोटेशन होती है, इसको हम नाम देते हैं इन्वर्जन का। जैसे कि हमने कुछ टाइप्स देखी डिलीशन की और डुप्लीकेशन की, इस तरीके से इन्वर्जन की भी हम क्या कर देख लेते हैं, कुछ टाइप्स हैं उनको हम देख लेते हैं। जी सबसे पहले है यहाँ पे पैरासेंट्रिक है, और दूसरे नंबर पे है पेरिसेंट्रिक। अच्छा, यहाँ पे पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक में ये बताया हुआ है कि जो पैरासेंट्रिक है उसमें सेंट्रोमेयर इंक्लूड नहीं होता, और जो पेरिसेंट्रिक है उसके अंदर सेंट्रोमेयर जो है वो इंक्लूड होता है। मतलब जो सेगमेंट 180 पे रोटेट करेगा, अगर उसमें सेंट्रोमेयर शामिल है तो उसको हम नाम देंगे पेरिसेंट्रिक का, अगर उसमें सेंट्रोमेयर शामिल नहीं है तो उसको हम नाम देंगे पैरासेंट्रिक इन्वर्जन का। जी नेक्स्ट आइए। इन्वर्जन के बाद उसके बाद हम आते हैं ट्रांसलोकेशन की तरफ। जी ट्रांसलोकेशन, इसमें वो कहता है कि होता क्या है, हम कहते हैं इसमें आमतौर पर कोई भी सेगमेंट ब्रेक होने के बाद, किसी क्रोमोसोम से ब्रेक होने के बाद वो किसी नॉन होमोलॉग पे जाकर अटैच हो, तो इसको हम नाम देते हैं ट्रांसलोकेशन का। अब इसमें नाम जो ट्रांसलोकेशन है ये फर्दर इसकी टाइप्स है। एक है सिंपल ट्रांसलोकेशन, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें हुआ क्या, सिंपल ट्रांसलोकेशन में एक सेगमेंट टूटा, ठीक है, और वो किसी भी नॉन होमोलॉग पे जाकर अटैच हो गया, इसको हमने नाम दिया सिंपल ट्रांसलोकेशन का। दूसरे नंबर पे है इंटर कैलोरी या शिफ्ट शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। शिफ्ट ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, इसमें टर्मिनल पार्ट नहीं, बल्कि क्या हुआ, हमने कहा कोई भी उसका इंटर कैलोरी, नाम से जाहिर है वो ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद वो किसी और क्रोमोसोम पर जाकर उसके सेंटर में कहीं जाकर अटैच हो जाए, तो इसको हम नाम देते हैं किस चीज का, इंटर कैलोरी ट्रांसलोकेशन का। इसके बाद सबसे एंड पे है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल में क्या होता है, कोई भी दो अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम
अपने सेगमेंट को एक्सचेंज करें तो इसको नाम देते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का। ठीक है, तो आपने बस यही जो आपको टाइप्स बताई हैं आप ये याद कर लें। और अक्सर पेपर देते थे तो इसमें जो क्वेश्चन मुझे याद है वो क्राई टू चैट सिंड्रोम का यहाँ पर पूछा हुआ था। उसके बाद आपको बताते हैं कि कुछ और भी ऐसे जिसे कहते हैं अबनॉर्मलिटीज ह्यूमन में देखने को आई है, वो आपको बता देते हैं वो कौन से क्रोमोसोम की वजह से होता है। मिसाल के तौर पे माइलॉइड ल्यूकीमिया है, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ 22nd क्रोमोसोम। ये यहाँ पर नहीं बता रहा आपको, ये पांडे की बुक से आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा एक और है शिजोफ्रेनिया, उसमें भी क्या होता है, लॉस ऑफ सेगमेंट ऑफ 22nd क्रोमोसोम। ठीक है, तो कोई भी सेगमेंट अगर लॉस होता है या ऐड होता है, उसकी जो आपको अबनॉर्मेलिटी ह्यूमन के अंदर ड्रोसोफिला के अंदर देखने को मिलती है, तो आप उसको तैयार कर लेंगे, वो आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद है वेरिएशन क्रोमोसोम नंबर। ये पहले वाले टॉपिक से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। क्रोमोसोमल अबरेशन 2। अच्छा, इसमें आपको बताया कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का जो कंप्लीट सेट है क्रोमोसोम का, उसको हम नाम देते हैं अयूप्लॉइडी का। दो बातें हम अक्सर सुनने को मिलती है हमें, अयूप्लॉइडी का और एनीप्लॉइडी का। अच्छा, अगर कंप्लीट सेट है उसको आप नाम दे रहे होते हैं अयूप्लॉइडी का, और अगर इनकम्प्लीट सेट है क्रोमोसोम का उसको नाम देते हैं एनीप्लॉइडी का। एनीप्लॉइडी में क्या होता है, 1 2 3 कोई भी क्रोमोसोम क्या होते हैं, मिसिंग होते हैं। बहरहाल सबसे पहले इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं किस चीज की, हैप्लॉइड नंबर की। हैप्लॉइड नंबर क्या होता है, डिप्लॉइड नंबर क्या होता है, मोनोप्लॉइड क्या होता है। हैप्लॉइड जो होता है कोई भी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम नाम देते हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मिसाल के तौर पे हमारे अंदर 46 है, मतलब 23 पेरेंट्स यानी कि फादर से, 23 मदर से। अगर हम किसी एक सेट की बात कर रहे हैं तो उससे मुराद क्या होता है, हैप्लॉइड नंबर। और डिप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड को हम 2n से शो करते हैं, लेकिन मोनोप्लॉइड की जब भी बात करेंगे उसको हम x से शो करते हैं, उसको हम n से शो नहीं करते। यहाँ पर आपको बताया मोनोप्लॉइड नंबर है x है, ठीक है, और जो हैप्लॉइड नंबर है उसको हम n से और डिप्लॉइड नंबर को 2n से शो करते हैं। अच्छा, पोलीप्लॉइड क्या होता है, पोलीप्लॉइड से मुराद अगर हम कहते हैं दो से ज्यादा सेट मौजूद हों उसको हम नाम देते हैं पोलीप्लॉइड। अब वो दो से ज्यादा क्या हो सकते हैं, हम कहते हैं ट्रिप्लॉइड भी हो सकते हैं, टेट्राप्लॉइड भी हो सकते हैं, पेंटाप्लॉइड भी हो सकते हैं, हेक्साप्लॉइड भी हो सकते हैं। ठीक है, मुझे ये बात अभी तक मालूम है कि आपको मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड नंबर का फर्क नहीं पता चला होगा। इसके नीचे एग्जांपल दी हुई है मोनोप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी क्या है, अगर सिंगल बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसको हम नाम देते हैं मोनोप्लॉइडी। अगर आपने मोनोप्लॉइडी को समझना हो तो इसमें बहुत आसान सी एग्जांपल है ट्राइटिकेल की। ट्राइटिकेल क्या है, खुद बनाया हुआ है, ठीक है, वो प्लांट ट्राइटिकेल किस चीज से, वीट और राई के क्रॉस से। उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है मुझे नहीं पता, ये वर्मा में कौन से पेज पे होगा, बस आपको मुझे जबानी याद है, आपको बता देते ट्राइटिकेल का। उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 42, उसका डिप्लॉयड नंबर है 42। अच्छा, अच्छा ये बता दूं जो ट्राइटिकेल है वो हेक्साप्लॉइड है। हेक्साप्लॉइड है उससे मुराद ये है कि उसके अंदर 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है। आप अगर कोई शख्स यहाँ पर इस टॉपिक को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि प्लांट के अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम का होना या पॉलीप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम का होना ये कॉमन सी बात है, इसमें ये कोई नई बात नहीं है। मिसाल के तौर पे हम अपना देखते हैं या जानदारों का आमतौर पे देखते हैं कि वो क्या है, उनके गैमेट्स हैप्लॉइड हैं और जानदार खुद क्या है, वो डिप्लॉइड है। लेकिन अगर दो से ज्यादा सेट मौजूद हो उसको हमने कहा नाम देते हैं पॉलीप्लॉइड का। जैसे कि आपको बताया पॉलीप्लॉइड में ट्राइटिकेल हेक्साप्लॉइड है, 42 क्रोमोसोम मौजूद है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका हैप्लॉइड नंबर क्या है तो आप क्या बताएंगे, इसका हैप्लॉइड नंबर है 21। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका मोनोप्लॉइड नंबर क्या है
तो मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या है, हेक्साप्लॉइड है। हेक्साप्लॉइड से मुराद है कि इसके अंदर 6x क्रोमोसोम मौजूद हैं। मतलब अगर मैं 42 को 6 से डिवाइड करूं तो इसके अंदर जो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है उनकी तादाद कितनी है, 7। मतलब मोनोप्लॉइड नंबर इसका क्या होगा, इसका 7 होगा। कैसे इसको डिटरमिन करेंगे? वो सिंपल सी बात है, जैसे आपको बताया हेक्साप्लॉइड है 6x इज इक्वल टू 42। हम 1x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे, 42 को डिवाइड करेंगे 6 से, जिससे हमारे पास 7 आंसर आता है, वो है इसका मोनोप्लॉइड। मतलब हमारे अंदर मोनोप्लॉइड या हैप्लॉइड नंबर सेम होता है, हो सकता है जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन होगी, लेकिन वो तमाम जानदार जो कि पॉलीप्लॉइड है उनके अंदर जरूरी नहीं है कि हैप्लॉइड नंबर और मोनोप्लॉइड नंबर क्या हो, वो सेम हो। हैप्लॉइड, जब भी हैप्लॉइड की बात करेंगे तो आपने डिप्लॉइड नंबर को 2 से डिवाइड कर देना है। और अगर आपको से ये पूछा जाएगा कि उसका मोनोप्लॉइड नंबर क्या है, तो वो आपको बता दिए कि आपको पता होना चाहिए कि वो जानदार क्या है, वो क्या ट्रिप्लाइड है, टेट्राप्लाइड है, पेंटाप्लाइड है, हेक्साप्लाइड है या हेप्टाप्लाइड। मतलब जब तक आपको नहीं पता होगा आप उसमें उसका मोनोप्लॉइड नंबर जो है वो नहीं बता सकते। बहरहाल ये एक इस हवाले से आपको बताना था। उसके बाद फर्दर हम इसमें देख लेते हैं इस टॉपिक में। हाँ, जिस तरीके से पॉलीप्लॉइडी की तरफ आ रहे थे, अब पॉलीप्लॉइडी में मैंने कहा इसकी फर्दर सबसे पहले इसकी टाइप्स है, ऑटो पॉलीप्लॉइड है और एलो पॉलीप्लॉइड है। क्या फर्क होता है ऑटो पॉलीप्लॉइड में और एलो पॉलीप्लॉइड में? ऑटो पॉलीप्लॉइड जो है उससे मुराद ये होता है किसी भी जो वो पॉलीप्लॉइडी है उसमें स्पीशी सेम ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान क्रॉस करने से बना है। जब मैं आपको एलो पॉलीप्लॉइड बता देता हूँ तो ऑटो आपको समझ आ जाएगा। एलो में क्या होता है, एलो में सपोज आपने दो डिफरेंट स्पीशीज है उनके दरमियान क्रॉस करवाया। अब वो जो F1 जनरेशन बनेगी आपके पास, F1 जनरेशन क्या होगी आपके पास, डिप्लॉइड होगी, गैमेट्स के फ्यूज करने से मिली F1 जनरेशन। अब अगर उसके अंदर पॉलीप्लॉइडी होती है तो उसको हम नाम देते हैं एलो पॉलीप्लॉइडी का। और ऑटो पॉलीप्लॉइडी क्या है, उसमें आपको पहले बता दिया कि उसके अंदर जो सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो सेम स्पीशीज से होंगे, डिफरेंट से नहीं होंगे। अच्छा, ये इंड्यूस भी करवाई जा सकती है और नेचुरली तौर पर भी प्लांट के अंदर देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जांपल कॉलचिसिन वगैरह क्या करते हैं, आप अप्लाई करके नंबर ऑफ क्रोमोसोम को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, उनके नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम को आप इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर देखना चाहेंगे हम जी। हाँ जी, इसमें फर्दर हम देखना चाहेंगे मिसाल के तौर पर जो एनिप्लाइडी, एनिप्लाइडी किसे कहते हैं? एनिप्लाइडी से मुराद वेरिएशन क्रोमोसोम नंबर इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल क्रोमोसोम इज कॉल्ड एनिप्लाइडी। मतलब उसमें कोई भी एक क्रोमोसोम मिस हो जाए, ठीक है, पूरे सेट की बात नहीं कर रहा, एक दो या तीन कोई भी क्रोमोसोम मिस हो जाए, ऐड हो जाए, उसको हम नाम देते हैं एनिप्लाइडी का। तो अब तक पॉलीप्लॉइडी की जो बात की थी उसमें पूरा सेट जो है वो हमने कहा उसके अंदर जो है एक्स्ट्रा मौजूद होता है, लेकिन एनीप्लॉइडी में कोई सिंगल या 2 या 3 क्रोमोसोम वो होमोलोगस भी हो सकते हैं। तो हमने कहा उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं एनीप्लॉइडी। एनीप्लॉइडी को अच्छे से समझेगा, इसमें सबसे पहले जो है मोनोसोमिक। मोनोसोमिक से क्या मुराद है? मोनोसोमिक से मुराद ये होता है 2n-1। 2n आपको बता दिया डिप्लॉइड नंबर है। अगर उसमें से एक क्रोमोसोम मिस हो जाए तो उसको हम नाम देते हैं मोनोसोमिक का, ठीक है। अगर उसमें दो क्रोमोसोम, सपोज हम मिसाल के दे देते हैं मोनोसोमिक में हम फर्ज कर एग्जाम्पल दे देते हैं कि 21 क्रोमोसोम एक मिस हो गया, ठीक है, ये हम नाम देंगे मोनोसोमिक है। डबल मोनोसोमिक क्या है? अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर फर्ज किया हमने कहा 21 भी मिसिंग है या 18 भी मिसिंग है, दो डिफरेंट क्रोमोसोम मिसिंग है, इसको हम नाम देंगे डबल मोनोसोमिक का। उसके मुकाबले में नलिसोमिक क्या होता है? नलिसोमिक से मुराद अगर किसी इंडिविजुअल में एक होमोलोगस क्रोमोसोम पूरा यानी कि सेट मिसिंग हो, इसको हम नाम देते हैं नलिसोमिक का। इसको कैसे शो करते हैं? 2n-2। फिर बता रहा हूं, अगर आपने पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम मिसिंग होगा तो उसको आप
2n-2 शो करेंगे। लेकिन अगर डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 1 है, 2 है या 3 है, कोई भी डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो मिसिंग होंगे, तो उस हिसाब से हम 2n-1 फिर -1 जो है वो हम इस सिम्टम से उसको शो करेंगे। अच्छा, बाजू का क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर एक्स्ट्रा मौजूद हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे ट्राइसोमिक। ठीक है, ट्राइसोमिक में क्या होता है, वो कहते हैं 2n+1, जहां पर आमतौर पे हम धोखा खा जाते हैं कि शायद 3 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। 2n है डिप्लॉइड नंबर। ट्राइसोमिक क्या होगा, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा, इसको हम नाम देते हैं ट्राइसोमिक। ट्राइसोमिक की एग्जांपल जो है आप इससे पहले एफएससी में भी पढ़ चुके हैं, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है, वो ट्राइसोमिक है। अच्छा, डबल ट्राइसोमिक भी हो सकता है अगर हमने कहा कि कोई डिफरेंट क्रोमोसोम, मिसाल के तौर पे जैसा कि हमने कहा अगर 21 एक्स्ट्रा मौजूद है, उसके बाद और कोई और 18 क्रोमोसोम भी एक्स्ट्रा मौजूद है, तो उसको हम नाम देंगे डबल ट्राइसोमिक। टेट्रासोमिक क्या होता है, टेट्रासोमिक से मुराद ये होता है कि अगर अगर हमने कहा कि 2n+2, उसको हम नाम देते हैं टेट्रासोमिक, मतलब पूरा का पूरा एक होमोलोगस क्रोमोसोम किसी भी जानदार में एक्स्ट्रा मौजूद है, तो उसको हम नाम देंगे टेट्रासोमिक का नाम देंगे। अच्छा, ये तो मोनोसोमिक और उसके बाद नलीसोमिक और ट्राइसोमिक, ये 3 टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ही आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लेता हूँ, उसको आप नोट कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आमतौर पे पूछ लिया जाता है कि जिस तरह के भी आपको बताया कि वीट प्लांट है, उसका आ, हमने कहा वो हेक्साप्लाइड है। ट्राइटिकम की बात कर रहा हूँ कि वो क्या है, हेक्साप्लाइड है, जो आमतौर पे कॉमन हम वीट देखते हैं। आपने उसमें बताना है कि उसका मोनोसोमिक नंबर क्या है, हैप्लॉइड नंबर क्या है, और मोनोप्लॉइड नंबर क्या है। ठीक है, फिर बता रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। वीट जिसका हेक्साप्लॉइड नंबर क्या है, वो हमने कहा 42 है। ये आप क्वेश्चन लिख लेंगे, आपने उसमें मुझे बताना है कि उसका मोनोसोमिक, हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड नंबर आपने मुझे लाजमी तौर पर बताना है। उसके बाद हेक्साप्लॉइड वीट जो है, उसका नाम जो है वो भी आपको लाजमी तौर पर पता होना चाहिए कि हेक्साप्लॉइड वीट हमारे पास कौन सी है, वो ट्राइटिकम एस्टिवम है। अच्छा, अगर एक और आपसे क्वेश्चन है कि अगर हैप्लॉइड नंबर जो है आपके पास 10 है, तो आपने मुझे ये बताना है कि उसका टेट्रासोमिक नंबर क्या होगा। फिर सुनिए क्वेश्चन कि अगर एक जानदार है, उसका हैप्लॉइड नंबर है 10, आपने मुझे उसका टेट्रासोमिक नंबर जो है वो लाजमी तौर पर बताना है। या आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तब भी आपको इनका सबका डिफरेंस जो है वो पता चल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास एनीप्लॉइड नंबर जो है, एक और क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, एनीप्लॉइड नंबर जो है वो आपके पास <2n है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, हाइपरप्लॉइडी का नाम देंगे या हाइपोप्लॉइडी का नाम देंगे। चलिए, ये तो क्वेश्चन सिंपल है। इसके अलावा ठीक है, ये जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, खास तौर पे 2 क्वेश्चन इससे पहले जो पूछे हैं, वो आपने लाजमी तौर पर मुझे उनका आंसर करना है। उससे पता चलेगा कि आपको मोनोसोमी का, लिसोमी का, या ट्राइसोमी का, या मोनोप्लॉइड नंबर का, हैप्लॉइड नंबर का कंसेप्ट किस हद तक क्लियर हुआ है। ये क्वेश्चन लाजमी तौर पर आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर अयूप्लॉइडी, जैसा कि इन्होंने शो किया हुआ है, वेरिएशन क्रोमोसोम नंबर, अयूप्लॉइडी एनीप्लॉइडी बताया है। अयूप्लॉइडी क्या है, उसमें मोनोप्लॉइडी भी आ जाती है, डिप्लॉइडी भी आ जाती है, और पॉलीप्लॉइडी भी। जबकि एनीप्लॉइडी 2 तरह की है, हाइपोप्लॉइडी भी है और हाइपरप्लॉइडी भी है। हाइपोप्लॉइडी में उसने बताया मोनोसोमिक हो सकता है, नलोसोमिक, यानी कि आपको पहले बताया 2n-1 2n-2 बताया हुआ है। इस तरीके से हाइपरप्लॉइडी जो है वो ट्राइसोमी भी हो सकती है, डबल ट्राइसोमी भी हो सकती है, टेट्रासोमी भी हो सकती है। मेरे ख्याल से आपको इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो इसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग का मिस नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें थोड़ा वीट का याद रख लीजिएगा, ट्राइटिकेल का याद रख लीजिएगा, गोसिपियम का याद रख लीजिएगा, चंद एक प्लांट स्पीशीज का याद रख लीजिएगा कि वो जो बनाई गई हैं, ठीक है, वो उनका वो क्या है, पॉलीप्लॉइडी में क्या है, क्या वो पेंटाप्लॉइडी है या हेक्साप्लॉइडी है। इस नंबर को आप कोशिश करेंगे, अगर आपको याद होगा
तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर जो है वो कर पाएंगे। ठीक है बाबर साहब, आधे घंटे का ही थोड़ा सा लेक्चर था, मैंने कहा आपसे यहाँ पर डिस्कस कर लें। बहुत शुक्रिया सर। अब कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। वालेकुम सलाम। जी 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 सर, प्लीज ये ऑटो पोलिप्लाइडी और एलो पोलिप्लाइडी को थोड़ा रिपीट करते हैं। जी, एलो पोलिप्लाइडी मैंने आपको ये बताया कि जिस तरह हाइब्रिड नहीं बनाए जाते, हाइब्रिड में होते हैं दो डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, एक स्पर्म और दूसरे का एग, अगर वो फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने पर F1 जनरेशन बनेगी, लेकिन जो F1 जनरेशन बनेगी वो क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। अब उसके अंदर अगर डिप्लॉयड से आप क्या कर लेते हैं, इसको ट्रिप्लॉयड कर लेते हैं, टेट्राप्लॉयड कर लेते हैं, पेंटाप्लॉयड कर लेते हैं, हेक्साप्लॉयड कर देते हैं, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं एलो पोलिप्लॉइडी का, ठीक है। और ये क्रोमोसोम जो नंबर है इंक्रीज कैसे किए जा सकते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल तौर पे भी किए जाते हैं, बहुत मशहूर है, केमिकल कॉल्चिसिन है उसको अप्लाई किया जाता है। लेकिन अगर सेम स्पीशीज के क्रोमोसोम है, मतलब आप स्पर्म और एग सेम स्पीशीज के ले रहे हैं, तो उसको हम नाम देते हैं ऑटो पोलिप्लॉइडी का। जी सर, थैंक यू, क्लियर हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये इसको जो है ना कॉल्चिसिन सर आप बोल रहे थे ऑटो पोलिप्लॉइडी जिससे क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज किए जा सकते हैं सर, ये कॉल्चिसिन जाफरान को कहते हैं ना सर? माशाल्लाह, आप हिकमत जानते हैं, आपको पता होगा, कॉल्चियम से हासिल की जाती है, मुझे उसका कॉमन नेम नहीं पता, कॉल्चियम जो है उसका कॉमन नेम क्या है, आप बेहतर जानते होंगे। सही सर, मुझे पूरा याद नहीं है, आई थिंक जाफरान को कहते हैं। तो ये पूछना था सर, ये सिर्फ केमिकल एक ही होता है बस, या कोई और भी चीज होती है और भी जिसको बहुत सारे और तरीके भी से? बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है। बस आमतौर पे दुर मोहम्मद साहब हम कोशिश ये करते हैं, मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि अगर आप बहुत सारा इसी टॉपिक को, और भी मैंने जो पढ़ा था, इसको पढ़ा था इससे पहले, जो जो PS वर्मा से पढ़ा था, लेकिन आज मेरे पास PS वर्मा मौजूद नहीं थी, सही जैसा आपको पता है हॉस्टल में रह रहा हूँ, तो अभी फिलहाल मैंने इसको देखा था पांडे से, ठीक है। एंड में थोड़ा सा मैंने ऑनलाइन बाबर साहब ने बुक देखी, उसमें से देख लिया। मतलब बताने का मकसद है कि आपने बहुत सारा नॉलेज लेकर वहां पे पेपर में लेकर जाना होता है, तो उसके लिए अगर एक ही टॉपिक के आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो आपके बाकी टॉपिक जो है वो मिस हो जाएंगे। अभी तक हमने एवोल्यूशन को यहाँ पर ना डिस्कस नहीं किया, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब टॉपिक्स इतने हैं कि आपकी सोच है, तो इसलिए कोशिश सही करते हैं कि पेपर इतना टफ नहीं आता, तो आपने क्या करना होता है कि अगर उसको थोड़ा सा मतलब नॉर्मल हद तक भी, बहुत ज्यादा डीप में नहीं, अगर नॉर्मल हद तक भी पढ़ा होगा तो मेरा ख्याल है कि आप अटेम्प्ट कर लेंगे। हाँ, बात ये भी हो जाता है, कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, कोई बहुत डीप में था, वो अगर आपका मिस भी हो जाएगा तो कोई इतना इशू नहीं है। सही सर, माशाल्लाह आपने सर बहुत इजी करके समझाया। तो इसके हवाले से जो है ना हेक्सापोलाइट के हवाले से सर मेरा एक रिसर्च पेपर भी है, आर्टिकल सर मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी जनाब, ये तो बहुत खुशी होगी, और वो मैं रिसर्च पेपर आगे बाबर साहब को भी लाजमी सेंड करूंगा ठीक ताकि ठीक उनको है सर। अंदाजा हो। जी 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 सर, ठीक मैं है। यहाँ पर बड़ी मेहरबानी सर। ऐड करना चाहूँगा। ये पूछ रहे थे जी, ज़ाफ़रान को कहते हैं, तो बोथ आर डिफरेंट प्लांट्स है। ज़ाफ़रान जो है वो हमारे पास क्रोकस सैटिवस है, जबकि कॉल्शियम जो है वो डिफरेंट प्लांट। सैफरन भी कहते हैं। जी जी, तो आप ज़ाफ़रान की बात कर रहे थे, वो डिफरेंट प्लांट है, और ये कॉल्चिसिन जो है वो कॉल्शियम से हासिल की जाती है, वो डिफरेंट प्लांट। जी, और कोई सही सही, क्वेश्चन है? थैंक यू सर सर। जी जी सर आपने जो क्वेश्चन पूछा था, ये अगर किसी प्लांट के 10 क्रोमोसोम है और उसमें टेट्रासोमी हो जाए 2n 10 प्लस नहीं, 2 देखिए 10। हैप्लॉइड नंबर, उसका हैप्लॉइड नंबर है 10, आपने मुझे उसका टेट्रासोमिक नंबर बताना है। तो सर टेट्रासोमी का फॉर्मूला तो 2n प्लस 2 है ना, तो हम इसको होल को ऐड करेंगे या किस तरह करेंगे इसे? देखिए अप्लाइड नंबर आपको बता दिया है 10 है, ठीक है, उसका डिप्लॉइड नंबर क्या होगा? 20 20। 10 प्लस 2n प्लस 2 तो 10 प्लस 10 20 कर देंगे। जी जी, और टेट्रासोमिक क्या होगा उसका? 20 प्लस 20 प्लस 40 2, 40 नहीं, अल्लाह 22 माफ,
22 होगा। 22 होगा। फिर देखें, हाँ ट्राइसोमिक टेट्रासोमिक आप फिर देखें, मैंने आपको बताया कि ट्राइसोमिक का बताया 2n+1 बताया, ठीक है। उस तरीके से जब टेट्रासोमिक है तो उसका आप देखने के फार्मूला जब तक आप नहीं याद करेंगे तो आपसे के लिए अटेम्प्ट करना मुश्किल होगा। सबसे पहले इनके फार्मूले तैयार करें, उसके बाद आप ये एग्जाम्पल जो है सॉल्व कर पाएंगे। आपसे बाद का डिप्लॉयड नंबर आपको बताया जाएगा, आपसे टेट्राप्लॉयड, आपसे ट्राइसोमिक पूछ लिया जाएगा, आपको डिप्लॉयड नंबर बताया होगा, आपसे मोनोप्लॉयडी नंबर पूछ लिया जाएगा। तो वो इस तरीके से कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे ग्रुप में भी मजीद, ताकि आप इसको क्या कर सके, अटेम्प्ट कर सके। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर ये जो ट्राइसोमी में आपने +1+1 कहा है, तो यानी 1+1 एक अलग क्रोमोसोम के ऊपर होगा जैसा कि 18 पे है, और जो दूसरा +1 है वो डिफरेंट क्रोमोसोम जैसा कि 13 हो गया। हाँ जी। और ये जो टेट्रासोमी है उसमें 2n+2 की जो आपने बात की है, तो जो +2 है यानी एक्स्ट्रा 2 क्रोमोसोम है वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर होंगे जैसा कि 18 के ऊपर है फॉर एग्जांपल। पूरा पेयर अगर जिसे आप कहते हैं किसी के पास फर्ज किया क्रोमोसोम नंबर हमने कहा कि 12 है, ठीक है। अब हमने ये कहा कि जब गैमेट्स बनते हैं आपको पता है कि उसके नतीजे में क्या होते हैं कि दोनों गैमेट्स को एक ही क्रोमोसोम मिलता है। लेकिन अगर हमने कहा कि उसको दोनों क्रोमोसोम मिल जाए, ठीक है, तो अब आप ये देखें कि ऐसा स्पर्म एक ऐसे एग को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, जिसके पास दोनों क्रोमोसोम मौजूद होंगे, और एग भी ऐसा हो, ठीक है, कि जिसके अंदर नॉन डिस्जंक्शन हुई हो। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप ट्राइसोमिक बना सकते हैं, आप टेट्रासोमिक बना सकते हैं। यानी एक ही क्रोमोसोम के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स, जैसे कि सिस्टर 18 है तो 18 के सिस्टर क्रोमेटिड्स एक ही गैमेट में आ जाते हैं। अगर बाबर साहब एफएससी की बुक की तरह यहाँ पर इनको मेंशन कर देते तो इनको पता चलता जब नॉन डिस्जंक्शन होती है तो किस तरीके से क्रोमोसोम जो है वो गैमीट्स में जा रहे होते हैं, मायोसिस 1 के मकाम पर, मायोसिस 2 के मकाम पर, तो वो थोड़ा इनके लिए क्लियर हो जाता है। एफएससी की बुक शो कर सकते हैं आप, सेकंड ईयर की बुक। जस्ट अ जी सेकंड सर, सिर्फ 2 सेकंड है मुझे, ये भी ओपन हो जाती है। अच्छा जी, सेल सर्कल। अच्छा जी, मैं शेयर करने लगा हूँ सर। जी जी। ये इससे ऊपर डाउन सिंड्रोम वगैरह से ऊपर जी, मजीद इसको नीचे जी जी सर। मजीद आगे, आगे मजीद, इससे पहले। हाँ जी, ये अगर आप जिस शख्स को इसकी समझ है ना, ठीक है, मायोसिस 1 पे जैसे नॉन डिस्जंक्शन हो रही है, मायोसिस 2 पे हो रही है। अब देखिए मायोसिस 1 पे नॉन डिस्जंक्शन हुई, ऐसे में दो तरह के गैमेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एक जो है उसके पास दोनों क्रोमोसोम मौजूद हैं, और दूसरा आप देख रहे हैं कि उसको दोनों में से एक भी क्रोमोसोम नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पर आपने जैसे कि बाबर साहब ने एरो के जरिए शो किया है। अब फर्दर मायोसिस 2 होती है, मतलब यहाँ पे जो नॉन डिस्जंक्शन हुई है वो किस मकाम पर हुई है, मायोसिस 1 के मकाम पर हुई है। लेकिन मायोसिस 2 जो है वो आपके लिए क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है। कैसे? मायोसिस 2 में देखा आपने कि जो फर्स्ट वाला सेल है उसके पास कितने क्रोमोसोम थे, 2 क्रोमोसोम मौजूद थे। तो अब ये भी अवाम को बाबर साहब बड़ा इशू होता है कि अगर दोनों बाजू मौजूद हैं तो वो क्या मतलब उसको भी हम क्रोमोसोम कह रहे होते हैं, और अगर उसका पास एक ही बाजू मौजूद होता है तो वो भी पूरा हमारे पास क्रोमोसोम होता है। इसकी मैं बच्चों को आमतौर पर, छोटे बच्चों को ना ऐसे एग्जाम्पल समझाने के लिए कह देता हूँ कि अगर एक शख्स है उसकी एक टांग नहीं है, एक बाजू नहीं है, मतलब सिंगल क्रोमेटिड मौजूद है,
तो आप ये नहीं कहते कि वो जी एक बाजू और एक टांग जा रहा है, वो भी पूरा एक इंसान होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे, हाँ जी, यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे n+1 लिखा हुआ है, ठीक है। इससे मुराद क्या है, इसके पास 2 क्रोमोसोम मौजूद है, यानी कि मेयोसिस 2 में, ठीक है। आपको यहाँ पर दिखाया हुआ n+1। दूसरा सेल है नीचे, वहां पर भी n+1, यानी कि उसके पास 2 क्रोमोसोम मौजूद हैं। अब 2 क्रोमोसोम से मुराद यहाँ पे क्या है, यहाँ से पे इससे मुराद ये है कि हो सकता है ये क्रोमोसोम नंबर बात कर रहे हो, हम 7 की बात कर रहे हो, कोई 8 की, कोई 9, किसी की भी आप बात कर सकते हैं। कोई भी एक सेट ऐसा होगा, कोई भी एक उसका क्रोमोसोम नंबर ऐसा होगा जिसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा मौजूद होगा, मतलब इसके पास 23 क्रोमोसोम नहीं होंगे, इसके गैमेट्स के पास क्या होंगे, 24 होंगे। साथ वाला जो दूसरा है उसके पास भी 24 होंगे। वो जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो किसी का भी हो सकता है, 1 से 23 में से किसी का भी हो सकता है। साथ वाले का केस देख लें, वहां पर n-1 लिखा हुआ है, n-1 लिखा हुआ है। इससे क्या मुराद है, इसके पास कितने क्रोमोसोम है? अगर मैं समझा पा रहा हूं तो इनके पास, आप मुझे हैप्लॉइड नंबर अगर बाबर साहब बता दे तो मैं आगे मजीद बता सकूंगा कि इनके पास क्रोमोसोम कितने होंगे। अगर हम ह्यूमन की बात कर लें, हैप्लॉइड नंबर हमारा क्या है? 23। हाँ 23। जी, 23 जी। तो इसके पास n-1 लिखा हुआ है, मतलब एक क्रोमोसोम मिसिंग है। इसके पास कितने होंगे? 22, ठीक है। 22। यस। हाँ जी। अब आप ये सोचें कि ये अगर ये गैमीट किसी ऐसे गैमीट से जाकर मिलता है जिसके पास क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 23 है। तो ऐसे देखने में नया जो इंडिविजुअल बनेगा उसके पास 45 होंगे। और पहले केस में जहां n+1 लिखा था मैंने, वो गैमीट अगर किसी ऐसे गैमीट से जाकर मिलता है जो नॉर्मल है, मतलब उसके पास 23 है, तो नया बनने वाला इंडिविजुअल की उसके पास कितने होंगे? 47 होंगे। अच्छा, सपोज अब हम इधर ही डिस्कस कर लेते हैं, जैसे n+1 लिखा हुआ है, जहां पर हमने कहा कि क्रोमोसोम कितने हैं? 24 है। ये किसी ऐसे दूसरे गैमीट से मिलता है जो वो भी क्या है, वो भी नॉर्मल नहीं है, वो भी n+1 है। तो ऐसे केस में क्या होगा? हमने कहा इंडिविजुअल जो है उसके पास क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे? वो 47 के बजाय 48 होंगे। अब यहाँ पर फिर दो तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या ये जो आपको उसके पास 48 लिखा हुआ है, ठीक है, वो डिफरेंट क्रोमोसोम हो सकते हैं? मतलब दो, या तो क्रोमोसोम नंबर 23 जो है वो एक एक्स्ट्रा मौजूद है और दूसरा क्रोमोसोम नंबर 21 मौजूद है, ठीक है। अगर ये लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? 2n+1+1 लिखूंगा। लेकिन अगर सपोज उसके पास क्या मौजूद है? 48 क्रोमोसोम मौजूद है, और वो जो दो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मौजूद हैं वो कौन सा क्रोमोसोम नंबर है? वो क्रोमोसोम नंबर कोई एक आप अपनी मदद अपने माइंड में सोच लें। वो क्रोमोसोम नंबर 5 है, या सपोज क्रोमोसोम नंबर 6 है। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? टेट्रासोमिक का नाम दूंगा, मतलब 2n+2 लिखूंगा, ठीक है। अगर होमोलोगस पेयर पूरा एक्स्ट्रा मौजूद है तो उसको मैं +2 लिखूंगा। अगर डिफरेंट है, क्रोमोसोम नंबर 5 है, क्रोमोसोम नंबर 6 है, तो उसको मैं 2n+1+1 लिखूंगा। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि अगर कोई क्रोमोसोम नंबर मिसिंग है तो 2n-1 लिखते हैं। अब क्रोमोसोम नंबर कोई अगर हमने कहा 2 मिसिंग है, ठीक है, मतलब 5वां मिसिंग है, 7वां मिसिंग है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा? 2n-1 लिखूंगा। लेकिन पूरा पेयर नहीं है, 5 का पूरा पेयर नहीं है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा? 2n-2 लिखूंगा। अब मेरे ख्याल से समझ आ जानी चाहिए। इस तरीके से मायोसिस पे नॉन डिस्ट्रक्शन हुई है, कहाँ पर हुई है? पहले वाली जो मायोसिस 1 है वो नॉर्मल है, आप देख रहे हैं, ठीक है। सेकंड केस में दोनों के पास क्या मौजूद है? एक एक क्रोमोसोम मौजूद है, ठीक है। अब मायोसिस 2 में क्या हुआ? फिर नॉन डिस्टिंक्शन हुई है। कैसे? एक के पास n+1 यानी कि दोनों क्रोमोसोम आ गए, और दूसरे के पास क्या है? n-1 है। यहाँ पर फिर परेशान नहीं हो जाना कि पेरेंट सेल के पास भी एक था, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम था। यहाँ पर n+1 कैसे हो गया? जब सेंट्रोमियर से अलहदा हो जाएंगे, ऊपर भी एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन नीचे जब सेंट्रोमियर से अलहदा हो जाएंगे तो n+1 के पास क्या मौजूद है? अब 2 क्रोमोसोम मौजूद है। साथ वाले में आपने देखा कोई क्रोमोसोम नहीं है, यहाँ पर शो नहीं किया हुआ कोई क्रोमोसोम भी, लेकिन n-1 लिखा हुआ है। फिर बता रहा हूँ यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? वो 22 है, मतलब बाकी 22 मौजूद है। जो 23rd जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं, जिसको स्टडी करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर क्या है? मिसिंग है। साथ वाले केस नॉर्मल केस है, उसमें n और n आपको शो किया हुआ है। ठीक है बाबर साहब, ये बताना चाह रहा था। मजीद अगर किसी को नहीं भी समझ आई तो बाद में पूछ सकते हैं।
आई होप आपने अच्छे से क्लियर कर दिया, अब तो समझ आ जानी चाहिए। जी सर समझ आ गया, थैंक यू। तो और कोई क्वेश्चन है किसी का? बहुत शुक्रिया जैगम साहब। ठीक है बात ठीक हाँ है। जी, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह ओके, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।